हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आपको सावित्रीबाई फुले जो पाठ है आपका उसका अनुवाद करवा रही थी। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा पीछे के बारे में बताऊँगी कि जो सावित्रीबाई फुले थी उनका जन्म महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 1831 में उनका जन्म हुआ और उनका जो विवाह हुआ वो ज्योतिबा फुले महोदय से हुआ। तो जो सावित्रीबाई फुले थी वो स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। वो चाहते थे कि लड़कियों को, स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन उस समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो जब उन्होंने कन्याओं को अपनी पाठशाला में पढ़ाना आरंभ किया तो बच्चों उनका बहुत विरोध हुआ। लोगों ने उनको बहुत अलग अलग तरह से सताया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो खुद भी पढ़ाई करती रहीं और कन्याओं को पढ़ाती भी रहीं। तो इस पाठ में आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमने पढ़ा दिया था कि जो उनके पति थे ज्योतिबा फुले वो भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को आग्रह किया कि उन्हें अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना चाहिए। तो उनके आग्रह से ही सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। आगे देखिए, ये देखो बच्चों, ये 1 है, ये 8 है, ठीक है, ये आपका 4 है और ये 8 है। मतलब 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में ही है पुणे भी, पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदय सह, ज्योतिबा महोदय के साथ, कौन थे ज्योतिबा महोदय? उनके पति थे। तो सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के कृते मतलब लिए, लड़कियों के लिए प्रदेशस्य, प्रदेश का मतलब महाराष्ट्र का, प्रथमम विद्यालयम पहली पाठशाला, प्रथमम मतलब पहली, विद्यालयम मतलब पाठशाला, आरभत मतलब प्रारंभ की। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। तदानीं मतलब उस समय, जब उन्होंने विद्यालय आरंभ किया कन्याओं के लिए, उस समय सा केवलम 17 मतलब 17 वर्षीया मतलब वर्ष की, आसीत मतलब थी, उस समय वे केवल 17 वर्ष की थी, ठीक है। 1800 ये है बच्चों आपका 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। 1851 में अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्यता होती है छुआछूत। पुराने समय में लोग छुआछूत में विश्वास करते थे। छुआछूत का मतलब है जो उच्च जाति के लोग थे वो निम्न जाति के लोगों को छूना भी पसंद नहीं करते थे, तो इसे छुआछूत कहते हैं, ठीक है। तो छुआछूत के कारण तिरस्कृत हुए समुदाय की लड़कियों के लिए पृथक्तया मतलब अलग से, अपरह का मतलब दूसरा, विद्यालय प्रारब्ध मतलब शुरू किया। परेशानी क्या हुई कि जब उन्होंने अपना पहला विद्यालय आरंभ किया लड़कियों के लिए, तो उच्च वर्ग की जो लड़कियां थीं उनके साथ निम्न वर्ग की लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। तो इस वजह से वो, लेकिन सावित्रीबाई फुले चाहती थी कि निम्न वर्ग की लड़कियां भी अध्ययन करें, तो इसलिए उन्होंने ऐसी लड़कियों के लिए अलग से एक विद्यालय शुरू कर दिया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती हैं? समाज में फैली हुई कुरीतियाँ मतलब गंदे रिवाज, बुरे रिवाज या बुराइयाँ, जैसे कि बाल विवाह होता है, दहेज प्रथा होती है, ठीक है, और ये छुआछूत हो गया। तो ये सब क्या है? सामाजिक बुराइयाँ हैं। इनका सावित्री ने मुखरम विरोधम आगे बढ़कर विरोध किया।
विधवा नाम शिरोमुंडनस्य। ये भी एक कुरीति थी उस समय की कि जो विधवा हो जाती थी स्त्री, अर्थात जिस स्त्री का पति मर जाता था तो वो हो गई विधवा। विधवा स्त्री को शिरोमुंडनस्य, सिर, तो ऐसी स्त्रियों का सिर का मुंडन कर दिया जाता था, मतलब उनके बाल काट दिए जाते थे। तो विधवाओं के सिर के मुंडन के निराकरणाय का मतलब रोकने के लिए सा साक्षात नापित ही मिलिता, वो इससे नापित होते हैं नाइयों से मिली। किस लिए कि तुम्हें ये काम, क्योंकि जो मुंडन करने का काम है वो नाई करते हैं, तो उन्होंने नाइयों से कहा कि तुम विधवाओं के मुंडन का कार्य मत करो। इस सब के लिए वो नाइयों से मिली। फलतः का मतलब परिणाम स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाई अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम ऐत्यजन, कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में, रूढ़ी मतलब जो सामाजिक बुराई थी ये, इसमें सहभागिताम का मतलब है भाग लेने से, ऐत्यजन मतलब त्याग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, कुछ नाइयों ने विधवाओं का मुंडन करने से मना कर दिया। एकदा सावित्रिया मार्गे, एक बार सावित्री ने रास्ते में दृष्टम देखा, यत का मतलब बच्चों की, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम निक्षा मतलब निकट, कूपम मतलब कुएं के निकट शीर्ण वस्त्र आवृता का मतलब है फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तथा कथिता निम्न जातियाँ, कुछ निम्न जाति की नारियाँ मतलब नारियाँ जलम पातुम याचनते समय, पानी पीने के लिए याचना कर रही थी। कोई कुआं था, उस पर स्त्रियाँ पानी भर रही थी। वहाँ पर उन्होंने देखा, सावित्री जी ने, कि कुछ निम्न जाति की जो औरतें हैं वो पानी मांग रही थीं। उच्च वर्गीय, जो उच्च वर्ग की स्त्रियाँ थीं, उपहासम कुर्वन्ते, वे उनका मजाक उड़ा रही थीं। कूपात जल उतरणम अवार्यन, इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कुएं से जल देने से अवार्यन मतलब मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्री इस अपमान को, सोढ़ुम मतलब सहन, न शक्नोत नहीं कर सकी, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्री है निज गृहम नीतवती, वो उन स्त्रियों को निज गृहम अपने घर पर नीतवती मतलब ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, और एक छोटे सा तालाब को दिखाकर, जो सावित्रीबाई फुले है उसके घर में कोई छोटा सा तालाब बना हुआ होगा, तो उस तालाब को दिखाते हुए एकथयत मतलब बोली, यत की यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम मतलब जितना चाहो उतना जल, नयत मतलब ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है। सार्वजनिक क्या होता है? जो सभी लोगों के लिए होता है। तो यह तालाब सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस तालाब से जल लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई उच्च वर्ग का ही हो, निम्न, चाहे कोई निम्न जाति का है चाहे कोई उच्च जाति का है, सभी इससे जल ले सकते हैं। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष है सर्वथा समर्थित है। तो मनुष्यों के, लोगों की समानता के लिए और स्वतंत्रता के लिए, पक्ष के लिए वो हमेशा समर्थित रही, मतलब उन्होंने हमेशा लोगों की समानता और स्वतंत्रता का समर्थन किया। क्या समर्थन किया? कि उनकी नज़र में सभी लोग समान हैं और स्वतंत्र हैं, सब अपनी मर्जी से का काम कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई जाति बंधन किसी पर नहीं है। इस बात का इन्होंने हमेशा समर्थन किया। आगे देखो बच्चों, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्तियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, देखो बच्चों ये कोमांस में है, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्थाओं के नाम है। क्या क्या? महिला सेवा मंडल ये एक संस्था का नाम है, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह है
ये भी एक संस्था का नाम है। इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति में दोनों पति पत्नी आ गए, सावित्रीबाई फुले भी और ज्योतिबा फुले भी। उन दोनों फुले दंपत्ति था उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ही सक्रिय रही। ये भी एक संस्था है सत्यशोधक मंडल। तो जो भी इनके काम थे उनमें सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्य, अब ये जो सत्यशोधक मंडल था इसका क्या उद्देश्य था, ये मंडल क्यों बनाया गया था? इसका उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम् इति। जो उत्पीड़ित समुदाय, जो पीड़ित समुदाय था, मतलब निम्न जाति के जो समुदाय थे, उन लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था, जबकि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई निम्न जाति का है तो ये नहीं कर सकता है, उच्च जाति का है तो ये नहीं कर सकता है। लेकिन बेटा जो निम्न जाति के लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए उनको अपने अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों का उन्हें ज्ञान नहीं था कि इस तरह का भी हमारा अधिकार है। ठीक है, तो उन अधिकारों के बारे में जागृत करना ये जो मंडल था सत्यशोधक मंडल, इसका काम था लोगों को जागृत करना अपने अधिकारों के प्रति। तो सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन की कुशलता से चलाया, मतलब बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले का मतलब है जो जब अकाल पड़ता है उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। ठीक है, अकाल के समय, और प्लेग एक बीमारी थी जो बहुत बुरी महामारी थी, काफ़ी लंबे समय तक फैली। वो प्लेग का जो समय था उसमें जो पीड़ित लोग थे, जो अकाल से पीड़ित थे, जो प्लेग बीमारी से पीड़ित थे, ऐसे लोग की अश्रांतम मतलब बिना थके, अविरतम लगातार सेवा में करो, सेवा की सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और उनकी सहायता के लिए जो भी सामान की ज़रूरत थी उसकी व्यवस्था करने का भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, जब महारोग फैला था तब सेवारता, सेवा में लगे हुए सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, तो वो भी एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री का महान योगदान था। तस्या काव्य संकलनम द्वयम वर्तते, उनके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। ये दो रचनाएं हैं जो उन्होंने रची, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयाया जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान का यदि गहन अवबोधन करना है या गहन अध्ययन करना है तो सावित्री बाई महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य ही अध्येतव्य मतलब पढ़ा जाना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि हमें पहले पुराने समय भारत में महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ, महिलाओं की स्थिति में कैसे सुधार हुआ, अगर इस चीज़ का आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो सावित्री बाई महोदय का जो जीवन चरित्र है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका वास्तविक ज्ञान उनके जीवन चरित्र से ही मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास किया था। तो ये था बेटा आपका अनुवाद सावित्रीबाई फुले पाठ का। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखने के बाद सभी बच्चे अपनी पुस्तक से इस पाठ का अनुवाद पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।